तो अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेंटोर सलमान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉयज़ के लिए, कि वो बॉयज़ जो पाकिस्तान एयरफोर्स में ख्वाब देखते हैं कि वो किस तरह शमूलियत हासिल कर सकते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे लिखे गए ब्लॉग्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.skyfoundation.com पर विजिट कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग्स और हमारी वेबसाइट को सर्च आउट कर सकते हैं। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान एयरफोर्स। कि पाकिस्तान एयरफोर्स में वो लोग किस तरीके से, यानी वो बॉयज़ पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है। ठीक है, तो वो बॉयज़ जो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे एज अ मैट्रिक की बुनियाद पे, तो वो उनके लिए ट्रेड आता है जी, एरो ट्रेड्स। ठीक है, वो एरो ट्रेड्स में अप्लाई करते हैं। इनकी वैकेंसीज एरो ट्रेड में कई सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स आते हैं, कई सारे ट्रैक्स आते हैं जिसके ऊपर वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जीसी हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, ड्रिल मैन हो गया। तो एरो ट्रेड में कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस आती हैं कि इस फील्ड के अंदर आपने जा सकते हैं, और आप हमारी इसके न्यूज़ के अंदर भी देख सकते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी वैकेंसीज़, ठीक है, हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसकी वैकेंसीज कैसे आएंगी और बॉयज़ इसके अंदर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, और उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, और उसके बाद उनकी एज क्या होनी चाहिए, और उसके बाद यानी उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद उनका वेट कितना होना चाहिए। उसके बाद अगर ये तमाम चीज़ें वो पूरा उतर जाते हैं क्राइटेरिया के ऊपर, तो फिर वो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई किस तरीके से करते हैं? ऑनलाइन करते हैं। अप्लाई करने के लिए उनके पहले वो लोग जो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए क्राइटेरिया है कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब वो क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं तो फिर वो अपने सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका लिया जाता है जी टेस्ट, और उस टेस्ट के बाद जब आप टेस्ट क्लियर करते हैं फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको लग जाता है जी रैंक। जी हाँ, बिल्कुल, आप रैंक वाले ऑफिसर्स होते हैं। एरो ट्रेड भी एक रैंक और ऑफिसर्स की फील्ड है। उसके बाद वो ऑफिसर्स बनने के बाद, यानी रैंक लगने के बाद, वो किस तरीके से उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वैकेंसीज। तो वैकेंसीज दो तरीके से आपको पता चल सकती हैं। एक है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.paf.gov.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा, ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू आती हैं। जैसे आपको यहाँ पे कटिंग नज़र आ रही होगी, तो इस तरह ये न्यूज़पेपर्स में भी आ जाती हैं, और ये हर 6 महीने बाद या साल में एक बार ज़रूर आती हैं। ठीक है, इनका टर्नओवर जैसे अभी लास्ट टाइम गुजरी हैं दिसंबर के अंदर, 13 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक इनकी इनरोलमेंट चल रही थी ऑनलाइन। ठीक है, और इसी तरह से या तो ये जुलाई में अगर आएंगी, जुलाई से अगस्त में, अगर 6 महीने में आ रही है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम ये इसी तरह नवंबर या दिसंबर के ड्यूरेशन के अंदर आ जाती हैं। अब जब आप वेबसाइट सर्च करते हैं या न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको इन्फॉर्म हो जाता है कि जो वैकेंसीज आ गई हैं, तो फिर आप देखते हैं सबसे पहले कि आपकी क्वालिफिकेशंस, ठीक है, उसके अंदर क्राइटेरिया है कि हम क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या क्या एलिजिबल, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक होना चाहिए आपका बी ग्रेड में। ठीक है, आपका बी ग्रेड यानी कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। आप चाहे आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो या प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट स्टूडेंट्स हो, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट्स अपने क्राइटेरिया को देखते हुए, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज आते हैं, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी अगर क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो वो भी एलिजिबल हैं, और वो एज पर एडवर्टाइजमेंट में आपको शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं जब भी आपके पास वैकेंसीज अनाउंस होंगी तो आप उसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। एज इसके लिए जो लिमिट है वो जी स्टार्ट होती है 15.5 साल से लेके 20 साल के बॉयज़, यानी वो बॉयज़ जिनकी उम्र 15.5 साल से लेके 20 साल है, तो वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी हाइट होनी चाहिए जी 5 फीट 4 इंचेस। तो उनकी हाइट जो है वो 5 इंच यानी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। ठीक है, और उनका जो वेट है, उनका वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, यानी जितनी हाइट है उस हिसाब से उनका एक बॉडी मास इंडेक्स, उनका एक टेबल है, उस हिसाब से उनका एक आपका वेट होना चाहिए। वेट के लिए लूज़ करने के लिए टाइम मिल जाता है, गेन करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है, अगर आप
जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम अपना वेट चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये अपने तौर पे भी आप थोड़ा बहुत चेकआउट कर सकते हैं। जब आप तमाम चीज़ों क्राइटेरिया पर पूरा उतर जाते हैं तो फिर आप करते हैं जी अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया आपने देख लिया जी, बिल्कुल आप फिट हैं, आप कर सकते हैं, तमाम चीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। तो फिर आप जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे, किस पे, ऑनलाइन वेबसाइट पर आप ऑनलाइन जाते हैं। ऑनलाइन पे जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, फॉर्म में आप अपना बायोडाटा तमाम चीज़ें फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद वो फॉर्म जब आप सबमिट कर देते हैं तो फिर वो आ जाती है आपकी स्लिप। ठीक है, आप स्लिप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो स्लिप क्या हो, स्लिप को किस तरह, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि जी टेस्ट में कहाँ जाना है, कौन सा एड्रेस है। तो यहाँ देखें कि जी एड्रेस आपका हेड पे लिखा हुआ, हेडर पे होगा ना वो एड्रेस लिखा हुआ होगा, और जो राइट साइड पर होगा ना उसमें आपका टेस्ट का टाइम और टेस्ट की डेट ये मेंशन होगी, और जो बॉटम में है उसमें आपके पास सब्जेक्ट्स और आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कि ये इन सब्जेक्ट्स में से आपका टेस्ट आएगा और ये डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं। और इस स्लिप के लेफ्ट साइड पर आपका बायोडाटा होगा कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका NIC नंबर क्या है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, आपने क्या किया, जो फॉर्म फिल किया था वो इसमें समराइज हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बच्चे जो 15.5 साल के हैं उनका अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका स्मार्ट कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयरफोर्स स्मार्ट कार्ड ज़रूर चेकआउट करती है, और अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आपका NIC होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका स्मार्ट कार्ड भी बना हुआ हो। तो मेक श्योर इंश्योरेंस अपना दिमाग बना लें कि जी आपका स्मार्ट कार्ड भी होना चाहिए और आपका NIC अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो वो भी होना चाहिए। बहुत से लोग बे फॉर्म के ऊपर अप्लाई कर देते हैं जी, अप्लाई तो हो जाता है लेकिन क्या होता है फिर वो टेस्ट के दिन आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको बैठने की इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं जी कि आप जाएं अपना स्मार्ट कार्ड बनवा के लाएं, तो आपको मजीद परेशानी का सामना होता है, आपका टेस्ट भी निकल सकता है। तो आप पहले से अगर आप देखते हैं कि आप 15.5 या 15.5 साल से ऊपर के हैं तो आप अपना स्मार्ट कार्ड बनवा लें। स्मार्ट कार्ड तो छोटे बच्चे का भी बन जाता है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड बनवा के रख लें, ठीक है, ताकि आप जब भी जॉब्स आएँ तो उसके अंदर आप तमाम चीज़ों में अप्लाई कर सकें। आपकी स्लिप आ जाती है, स्लिप आने के बाद क्या होता है आपके सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपके पास लिया जाता है जी आपका टेस्ट। ठीक है, अब टेस्ट हमारे पास 3 तरीके से होता है। सबसे पहला टेस्ट लिया जाता है जी इंटेलिजेंस टेस्ट। बच्चे इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन मैं बताता हूँ जो अभी हमसे अब देखें जी, इंटेलिजेंस टेस्ट में हमारे पास क्या होता है जी, इंटेलिजेंस टेस्ट कोई एक टेस्ट नहीं होता, सिर्फ एक नाम है, लेकिन इसके अंदर कई सारी चीज़ें शामिल हाल हैं। इसमें ये बहुत एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसमें मैथ्स, इसमें तमाम चीज़ आ जाती हैं, इसमें IQ के तमाम क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको इस इंटेलिजेंस की तैयारी करनी होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ किसी भी एकेडमिक और किसी और इदारे में इतना खुल के पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन तो आपको इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, दूसरा जी आपके पास आता है जी एकेडमिक टेस्ट। ठीक है, अब वो एकेडमिक टेस्ट डिपेंड करता है आप कौन से ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं। GC में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एकेडमिक यानी उनके सब्जेक्ट्स का टेस्ट अलग होगा। अगर आप एयरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका टेस्ट का डेट अलग होगा। तो इसी तरह से इनकी जो टेस्ट की कैटेगरी है वो भी क्या होती है, अलग होती रहती है। लेकिन इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, GK हो गया, इस तरह, और केमिस्ट्री हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास कंपलसरी आते हैं, क्योंकि आपने 9 मैट्रिक में वही पढ़े हुए होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है ये पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो उसके अंदर क्या होता है जी, आपने अपनी पॉजिटिविटी दिखानी होती है। उसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं जिसके अंदर मेंशन क्या होता है कि जी आप इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। तो आप सिचुएशंस को देखते हुए उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वही वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करा रहा होता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी है किस तरीके से। तो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट के भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो हर एक स्टेप क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप फेल कर जाएंगे इंटेलिजेंस में तो आप एकेडमिक में नहीं बैठेंगे, आपको मूव करवा देंगे। अगर आप एकेडमिक में फेल हो जाते हैं तो आप पर्सनैलिटी नहीं दे सकते। तो हर एक स्टेप को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पर्सनैलिटी क्लियर कर लेते हैं तो फिर वो आपको टाइम दे देते हैं और आप चले जाते हैं जी अगले दिन के लिए मेडिकल के लिए। ठीक है, आपको फिर आपका मेडिकल लिया जाता है, फिर मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू में तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं और जो भी इंटरव्यूअर होते हैं उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। ठीक है, फिर क्या होता है, बॉयज़ जब इसमें तमाम इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट लगती है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है इसका मतलब उनके मार्क्स अच्छे थे तो उनका नाम आ गया, और वो बच्चे जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो वो ये आइडेंटिफाई कर लें कि जी उनके एकेडमिक्स में, इंटेलिजेंस में, पर्सनैलिटी में, मेडिकल में, इंटरव्यू में उनके कोई रिमार्क्स अच्छे नहीं आए या उनके मार्क्स कम थे, जिसकी वजह से किसी और के मार्क्स अच्छे थे तो उसका मेरिट लिस्ट में वेटेज बना और वो हाई नंबर्स लेकर आपसे आगे चला गया। तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आपके इसके अंदर मार्क्स हर एक पॉइंट पे अच्छे से अच्छे आने चाहिए ताकि आपकी सिलेक्शन का जो
वेटेज है यानी उसकी जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके। जब आप इस पर इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो फिर आपको लग जाता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का टर्न्योर होता है, हर एक ट्रेड का अलग टर्न्योर है, हर एक ट्रेड की अलग ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के बाद आपको जी एक रैंक लग जाता है, उस रैंक के ऊपर आप क्या करते हैं जी, काम करते हैं। अब अलग अलग ट्रेड्स हैं तो इसके हिसाब से अलग अलग रैंक्स हैं। तो रैंक्स आपको जब लग जाएगा उसके बाद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उसी फील्ड में रहते हुए जिस फील्ड में आपने अप्लाई किया था, रैंक लेने के बाद आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये है जी आपके तमाम डिटेल। अब वो बात जो मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बता दूं कि जी इसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। तो इसके लिए अभी हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो एक एकेडमी है, सैल्यूट फोर्सेस एकेडमी। ये भी पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन इस तमाम चीज़ों की तैयारी करवा रही हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कांटेक्ट नंबर, तमाम चीज़ों में डिटेल होगी वो मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अलावा एरो ट्रेड में फिर आपके पास जो ICS भी आता है, आपके पास जो इनिशियल टेस्ट आते हैं, जितने भी आपके पास टेस्ट आते हैं उनकी तमाम कहते हैं कि तैयारी करवाते हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। और आप जो भी कन्फ्यूजन हो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी इसमें भी कोई बात नहीं समझ आए फिर भी तो आप हमसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, फिर हम आपको बता देंगे कि आपके इसके सॉल्यूशन का किस तरह हल निकाला जा सकता है। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।